सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ विद न्यू पीवाईक्यू एमएचटी सीटी का एक नया पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। अब यहाँ ये पीवाईक्यू स्टार्ट करने से पहले दो तीन क्वेरी बच्चों की है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा। कोई पूछ सकता है कि सर आप जो ये पीवाईक्यू करवा रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्या आगे वाले एग्जाम में? द आंसर इज हाँ या ना। इट इज पॉसिबल, पॉसिबिलिटी है, नहीं भी है। अगर पूछ लिया तो बहुत अच्छा है, अगर आप बोलेंगे नहीं पूछा तो क्या फायदा सर। अगर ये सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछा एग्जाम में, लेकिन इसका टाइप तो जरूर पूछेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक बनता है जिसमें से कंप्यूटर क्वेश्चन सिलेक्ट करता है, वो पर्टिकुलर बैंक में क्वेश्चन की जो टाइप्स होते हैं वो सेम रहते हैं, सिर्फ नंबर्स चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हो जाएगा, टाइप नहीं चेंज हो सकता। तो मैं जो आपको सम्स करवा रहा हूँ वो मैं ऐसे सम चुन चुन के करवा रहा हूँ जो कि एकदम डायरेक्ट नहीं हो, सिंपल एकदम नहीं हो, थोड़ा सोचना पड़े, थोड़ा कंसेप्ट हो, थोड़ा एक दो चैप्टर के फॉर्मूलाज को डिराइव करके निकालना हो, वैसे सम जिससे कि आप फिजिक्स में स्कोर कर सकें। जनरली क्या होता है, लोग फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पाते, उसका मेन कारण ये होता है कि कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होते, कुछ सोच के सॉल्व करना रहता है। तो मेरा ये इंटेंशन रहेगा कि आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग कर दूं कि जब आप सम को देखें तो आपको क्लियर समझ में आ जाए कि इसको क्या करना है। और जिसका फिजिक्स अच्छा हो जाता है ना, वो वही होता है टॉपर। एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर वही स्टूडेंट होता है जिसका फिजिक्स अच्छा होता है। तो मेरा यही है और मेरा एडवाइस है कि जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, आप जब भी फ्री हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं फ्री बैठे हो, कुछ काम नहीं हो तो देख लेने का एक बार। अगर आपने पहले देखा तो ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो देखिए, समझिए, आंख बंद करके 1 मिनट तक उसका पूरा पिक्चराइज करिए, दैट्स इट। फिर कभी फिर आपको मूड हो तो वापस देख लीजिए। आप देखेंगे इसका आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा जब आप अपने एग्जाम देने जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम सीटी। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज कंटेन इन अ क्लोज्ड वेसल। देखिए एमसीक्यू का ये एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फिजिक्स के स्पेशली, उसमें हर एक में कुछ ना कुछ वो बोलना चाहता है। वो क्वेश्चन हर सेंटेंस में आपको ऐसे वर्ड्स है जो बोलना चाहता है, जो हमको पकड़ना पड़ता है। हम बेसिकली वो सब ध्यान नहीं देते, छोटे छोटे चीज, हम सीधा हाँ क्या दिया है, क्या पूछा, खत्म करो। जबकि बहुत कुछ और एक्स्ट्रा बोलता है क्वेश्चन जो हम नहीं पकड़ पाते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो पकड़ना है, वो ये बता रहा है कि ये आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस का जो भी प्रॉपर्टी है इस पे अप्लाई होता है। आगे क्या बोल रहा है, क्लोज्ड वेसल है। अब क्लोज्ड वेसल से आप क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए कि भाई क्लोज्ड वेसल है तो डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन देख के, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। दूसरा कि इसमें शायद अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड मतलब सराउंडिंग से इसका कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, शायद ये भी हो सकता है। तो ये चीज क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में आनी चाहिए बात। आगे, द वेसल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब ये देखिए क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन वेसल की बात कर रहा है लेकिन पूछ रहा है गैस के बारे में। तो वेसल और गैस में क्या हम रिलेट कर सकते हैं कि देख लीजिए, आपका एक वेसल है, क्लोज वेसल है, इस वेसल के अंदर गैस है, ठीक है, वेसल के अंदर गैस है। अब ये वेसल मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से। अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो इसका गैस से क्या रिलेशन है? भाई इसका गैस से ये रिलेशन है कि अगर वेसल मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो डेफिनेटली गैस भी वही वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, है ना, और ट्रेन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आप भी तो उसी वेलोसिटी से मूव करेंगे ना। तो न्यूटन लॉज में पढ़ा है आपने इनर्शिया की प्रॉपर्टी, है कि नहीं? तो जिस व्हीकल में आप बैठे, जिस स्पीड से व्हीकल मूव करेगा, आपकी बॉडी का भी वही स्पीड होने वाला है। मतलब अगर इस वेसल का स्पीड v है, इसका मतलब ये पूरा गैस जो वेसल के अंदर है वो भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मूव ही कर रहा है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब भी कोई बॉडी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में मूव करती है तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है।
एनर्जी पोजेस्ड बिकॉज ऑफ मोशन। मोशन की वजह से एक बॉडी या ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से ये पता चलता है कि गैस में काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं इक्वल टू हाफ mv², जहां पे हम बोल सकते हैं m इज मास ऑफ गैस। ये जो गैस इस वेसल के अंदर एनक्लोज है उसका मास सपोज m है, ठीक। तो अगर वेसल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इसका मतलब पूरा गैस भी वेलोसिटी v से मूव करेगा, तो उस गैस में एनर्जी प्रोसेस होगी, वो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m। पूरे का पूरा गैस की मैं बात कर रहा हूं। अब आप इनका क्वेश्चन हो सकता है सर गैस में तो मगर मॉलिक्यूल्स का खुद का भी तो रैंडम, हाँ वो अलग चीज हो जाती है, वो एक रैंडम मोशन है, वो ऑर्डर्ड में है। वो पूरा वेसल जब मूव कर रहा है तो गैस भी मूव कर रहा है, तो उसमें गैस पूरे एज ए होल, उस पूरे गैस की वेलोसिटी बोल रहा हूँ हाफ mv, काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ हाफ mv²। अंदर मॉलिक्यूल्स उनका आपस में एक पर्टिकुलर रैंडम मोशन है, लेकिन जिस समय ये वेसल मूव कर रहा है तो जो रैंडम मोशन है वो ऑर्डर्ड में है, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में हो रहा होगा अंदर रैंडम मोशन, मतलब उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है अंदर, और गैस मूव कर रहा है, ठीक है। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन द वेसल इज सडनली स्टॉप्ड। अब ये बोलता है कि अचानक अगर मैंने वेसल को रोक दिया तो टेम्परेचर गैस का कितना राइज होगा। अब ये देखिए यहीं पे जरा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन। अब आप सोचेंगे ये एक चीज मूव कर रही है, उसका गैस के टेम्परेचर से कैसा रिलेशन बन गया? एक नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है कि भाई वेलोसिटी मूव कर रही है, रुक गई, इसमें गैस का टेम्परेचर से क्या लेना देना। अब हमको जाना पड़ेगा इसके टेम्परेचर। गैस का जो टेम्परेचर, सिस्टम का जो टेम्परेचर जो चेंज होता है वो किससे रिलेटेड है? क्या आप जानते हो किससे रिलेटेड है? आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सबसे इंपॉर्टेंट 3 टर्म जो है ना, एक है इंटरनल एनर्जी, या फिर मोस्ट उसको ज्यादातर हम लोग बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सुना होगा आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, चेंज इन इंटरनल डेल्टा यू। दूसरा एक टर्म है वर्क डन, और तीसरा टर्म है हीट। क्या आप जानते हैं डेल्टा यू किससे रिलेटेड है? डेल्टा यू इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का या गैस, यहाँ गैस हमारा सिस्टम, सिस्टम का जो टेम्परेचर चेंज होता है ना, वो इस टर्म के से रिलेटेड है। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो सिस्टम का जब इंटरनल एनर्जी चेंज होता है तभी उसका टेम्परेचर चेंज होगा। अगर ये बोल रहा है कि गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब डेल्टा यू बढ़ रहा है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, किसका? गैस का। ये बात क्लियर हुई? बट मैं एरो ऊपर क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि राइज की बात करी, बढ़ रहा है तो मतलब इसको ही बढ़ना ही पड़ेगा, चेंज बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव चेंज तो ही बढ़ेगा ना, पॉजिटिव चेंज तो ही बढ़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या कि सर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज होगा कैसे? हमने तो ये पढ़ा, ये हमको बताया गया है कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम का या गैस का चेंज होता है 2 तरीके से। एक तरीका वर्क डन, दूसरा तरीका हीट एक्सचेंज। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? आपके जो गैस या सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो या तो वर्क डन से चेंज होगा या तो हीट एक्सचेंज से चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे तो वर्क डन हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वेसल का तो कांस्टेंट वॉल्यूम है। अगर किसी सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन तो 0 होता है, तो वर्क डन तो आउट हो गया। हीट एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने तो अज्यूम, देखो ये सब वर्ड्स काम आते हैं, क्लोज्ड है ना हमारा वेसल, तो मेरा मानना यही है कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे इंटरनली चेंज कहाँ से हुई? अब ये समझना आपको, इंटरनली चेंज कहाँ से हुई। अब जब हम लोग इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं ना, इंटरनल एनर्जी को पता है कैसे डिफाइन करते हैं? इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज the energy possessed because of the disordered motion of the molecules। हमारे जो मॉलिक्यूल एकदम रैंडम कैसे भी डिसऑर्डर में मूव करते हैं ना गैस मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी होती है वही होती है उसकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये सबसे पहली बात समझिए। अब आइए कि क्यों इंटरनल एनर्जी बढ़ी इस व्हीकल के अचानक रुकने से। अचानक, द वर्ड इज अचानक, सडनली इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे जो वर्ड सडनली है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, इसके बिना इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी जा रही है, अचानक ब्रेक मारा, क्या होगा? आप आगे धक्का हो जाएगा आपको, आप आगे पुश हो जाएंगे, शायद आगे धक्का आपको लग जाए, आपको सर्वर पे लग जाए। सेम चीज गैस के साथ हो रहा है। जब व्हीकल एक नॉर्मल स्पीड से जा रही थी, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही थी, सब एक ऑर्डर में जा रहे थे गैस, अचानक व्हीकल रुक गई। अचानक व्हीकल रुक गई तो सब के सब गैस क्या हो गए? उनका तो इनर्शिया की वजह से उनका तो स्पीड मेंटेन था, वेसल रुका ना, गैस तो मॉलिक्यूल थोड़ी रुका, वो तो आगे जाके व्हीकल के सॉरी जो वेसल है उसके कंटेनर से कोलिजन हो गया उनका। नॉर्मल पहले कोलिजन होगा एक नॉर्मल ऑर्डर फॉर्म में, लेकिन अभी तो डिसऑर्डर हो गया, अचानक कोलिजन बढ़ गए। क्यों? क्योंकि वो टकराए गए ना, अचानक रुका तो उनका तो इनर्शिया था मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से वेसल्स के जो वॉल्स है, वेसल के वॉल्स है, उसके टकराने लग गए, उनका डिसऑर्डर मोशन बढ़ गया। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज द डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर डिसऑर्डर्ड मोशन जो है, ये रैंडम मोशन अगर बढ़ गया, इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुई है वो बढ़ गई है। और अगर आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो डेफिनेटली टेम्परेचर राइज हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि टेम्परेचर राइज हमारे इंटरनल एनर्जी से कैसे रिलेटेड है? इवन दो वर्क डन नहीं हो रहा है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, फिर भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, और वो भी वो बढ़ रहा है, बिकॉज डिसऑर्डर मोशन बढ़ गया मॉलिक्यूल्स का। जो पहले एकदम ऑर्डर मोशन में था, इस कोलिजन, इस अचानक ब्रेक लगाने से जो कोलिजन हुआ वॉल्स ऑफ द कंट्री, वो बढ़ गया, डिसऑर्डर हो गया, एकदम हैपैजार्ड हो गया, एनर्जी बढ़ गई अंदर सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी, इसीलिए टेम्परेचर राइज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv², दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ठीक, अब इसका फॉर्मूला आपको आता होगा थर्मोडायनेमिक्स में, इसको दिया जाता है NCV dt या डेल्टा T, व्हाटएवर आप बोलिए, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर dt, ये जो राइज है ना वो यही है। अब इसमें आप जानते होंगे N होता है नंबर ऑफ मोल्स, CV होता है, याद है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गैस में दो स्पेसिफिक हीट होता है, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर। जब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनामिक्स का कांसेप्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए, हाफ mv² इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को आप लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, CV dt। अब क्वेश्चन होगा सर आपने ऐसा क्यों लिखा? मेरे आंसर में सब जगह मोलार मास है, देखिए ये मॉलिक्यूलर मास है ना, उसी में आंसर है, मतलब मेरे को m तो लाना ही पड़ेगा, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स को हमने लिखा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब दोनों साइड का मास मास कट गया। देखिए मुझे डेल्टा T चाहिए, मुझे राइज इन टेम्परेचर ये निकालना है, ध्यान रखिएगा, हाफ v² इज इक्वल टू CV अपॉन m इंटू dt। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि सर CV, चलिए मैं पहले इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, हाफ v² m अपॉन CV इज इक्वल टू dt। अब ये क्वेश्चन होगा सर आंसर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं पे CV तो है ही नहीं आंसर में। सर CV तो है नहीं, और सब तो ठीक है, समझ में आता है कि v² m है, v² m तो सब जगह है सर, 2 नीचे वो भी सब जगह है सर, लेकिन सर CV नहीं है हमारे आंसर में, तो गामा है r है। गामा आप लोग सब जानते होंगे एडियाबैटिक रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ Cp, आपको दिया हुआ Cp/Cv, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, r इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो कैसे Cv को हटा के गामा लाना? हमको गामा r में चाहिए आंसर, हमको Cv में नहीं चाहिए। याद करिए आपका मेयर्स रिलेशन क्या है? मेयर्स रिलेशन Cp minus Cv is equal to R. I hope you know this formula. This is Mayer's relation. Along with that, उन्होंने क्या दिया है कि भाई गामा is equal to Cp by Cv. तो Cp की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? गामा Cv। यहाँ लिखता हूँ मैं गामा Cv minus Cv is equal to R. Cv common. Gamma minus 1 is equal to R. Cv is equal to R upon gamma minus 1. तो Cv को हटा के देखो मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया, गामा R अपॉन गामा में सब्स्टिट्यूट कर दिया। हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ
v स्क्वायर m अपॉन cv की जगह आएगा r अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू dt। अब देखिए गामा माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, m v स्क्वायर गामा माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, गामा माइनस 1 अपॉन 2r is equal to dt. This is the increase in temperature, option A. तो देखा ना किस तरीके से, देखिए ये बड़ा, किसी को समझाऊं तो फटाफट बोले ये करो हो गया, मगर मैंने आपको हर एक चीज के पीछे का कारण समझाया, डेप्थ में समझाया। क्यों? क्योंकि अगर ये सम नहीं आया, इससे रिलेटेड सम आया तो आपको क्लिक हो जाएगा, हाँ ये चीज है, क्लोज वेसल है, आइडियल गैस है, सडनली स्टॉप हुआ है, इंटरनली चेंज हुआ है, टेम्परेचर राइज हुआ है, और किस तरीके से हमने इस सीवी को गामा और आर में कन्वर्ट किया है। ये सब चीज़ें को अगर आप जब रिलेट करते हैं ना, तब आपको सम सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो आई होप आज आपका ये जो मैंने सम करवाया आपको समझ में आया अच्छी तरीके से, और इस तरीके और सम जैसे कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी लाता रहूँगा। और कुछ भी फीडबैक हो तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में अपना दीजिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।